हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हैंडी लॉ। तो हैंडी लॉ को हम डिफाइन करेंगे, हैंडी लॉ को हम समझेंगे, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। पर एक बात और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हैंडी लॉ को तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो तीनों तरह से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप है डिफाइन करने का वो है सॉल्युबिलिटी, जो हैंडी ने बताया था। और दूसरी तरह से हम बात करते हैं कि डाल्टन की हम बात करते हैं। डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन के बेस पे बताया था और इसी तरह से मास के बेस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है आज की डेट में वो है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पे जिस तरह से हैंडी ने डिफाइन किया था उसको हम आपको बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हैंडी, ये रही आपकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर। सो हैंडी लॉ इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर की बात की, हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। सीधा से कहने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड पर पड़ता है। चलिए, और ये किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। तो आइए देखते हैं, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हैंडीज लॉ की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हैंडीज लॉ की। ओके, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ओके, तो और कैसे लिख सकते हैं, S is equal to K into P। और कैसे लिख सकते हैं, P is equal to 1 over K S and 1 over K is equal to KH, जिसे हम कहते हैं हैंडी लॉ कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हैंडीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KHS। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हैंडी लॉ। सॉल्युबिलिटी के बेस पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। किसके बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर। हम यहां पे देख सकते हैं कि और सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, सॉल्युबिलिटी होती है दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एक बात को समझना, डाल्टन ने क्या किया, इसी सॉल्युबिलिटी को किस में कन्वर्ट किया, मोल फ्रैक्शन में। और उसने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को लिया एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक तरह की क्या है, कंसंट्रेशन। हमने क्या कहा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम जितना भी प्रेजेंट होगा किसी सॉल्वेंट में, वही क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन। और उस कंसंट्रेशन टर्म को किससे रिलेट किया गया है, मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया गया है। तो सॉल्युबिलिटी को किससे रिलेट किया, मोल फ्रैक्शन से। मींस मोल फ्रैक्शन को लिया एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये तो A1 फॉर्म हो गई, एक तरीके से A1 फॉर्म हो गई। हम दूसरे तरीके की बात करते हैं, हम करते हैं, अगर हम डाल्टन की बात करते हैं तो डाल्टन यूज द मोल फ्रैक्शन एज अ मेजर ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं, ठीक है हैंडी लॉ ही, पर डाल्टन ने क्या किया था, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया। ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं, मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो वो है डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हैंडी लॉ की। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और दूसरी बात, ये किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से नोट कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड P इज इक्वल टू KHX। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अंडरस्टूड हुआ, ठीक है। ये किस पे है, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। दोनों की बात हमने किस पे की, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर है, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से अगर हम, ये तो पहला टाइप आपका, ये है दूसरा टाइप आपका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है। अब हम तीसरे टाइप की बात कर लें। इसी तरह से जब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि द मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। मींस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। सिमिलरली M is equal to K into P। यहाँ पे K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हैंडी लॉ कांस्टेंट नहीं है जैसे इस केस में था,
ठीक है, तो इस तरह से तीसरे टाइप से इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। और तीनों टाइप से आपको मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, मास के बेस पर और मोल फ्रैक्शन के बेस पर। तीनों टाइप से हम न्यूमेरिकल आपको देखने हैं। उससे पहले और समझना है हमें, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम बात करते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट की। आइए हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करेंगे। हमारे पास क्या है, P इजकल टू के एच एक्स, यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ के एच इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगी, और अलग टेम्परेचर पर हर एक गैस की जो के एच की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। सेकंड थिंग, अगर हम के एच की वैल्यू की हम बात करें और टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर और के एच की वैल्यू में क्या रिलेशन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, इस बात को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने कहा के एच की जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस की हम बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं कि नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है, और अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और अलग टेम्परेचर पर भी अलग होगी। एक ही गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी के एच की डिफरेंट टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपके के एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो के एच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अब टेम्परेचर और गैस की सॉल्युबिलिटी का रिलेशन आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन टू से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से रिलेशन क्या है, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो इसका मतलब KH का भी जो रिलेशन होगा सॉल्युबिलिटी से वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस बात को बहुत अच्छे से नोट करना है आप लोगों ने, ठीक है। द KH हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल आता है और कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाई डज एक्वेटिक लाइफ फील कंफर्टेबल इन कोल्ड एज कंपेयर टू इन वार्म। तो रीजन बिहाइंड इज दिस, रीजन क्या है इसके पीछे, तो रीजन ये है कि सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, हमने अभी कहा कि कोल्ड में एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल ज़्यादा फील करती हैं एज कंपेयर टू समर या वार्म की बात करते हैं हम लोग। अब इसका रीजन क्या है, यहाँ से पता लगेगा, इस कंसेप्ट से पता लगेगा। टेम्परेचर कम हुआ तो KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मींस विंटर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, KH की वैल्यू डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब क्वेश्चन ये है कि किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर KH की वैल्यू कम होती है टेम्परेचर के कम होने से तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, और अगर ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाएगी वाटर में, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी वाटर में, मीन टू से कि दे फील मोर कंफर्टेबल। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इस तरह से हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे एक ग्राफ की। ग्राफ है हमारे पास, हमने एक सोल्यूशन लिया है जो HCl का सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन बनाया है, किस सॉल्वेंट क्या लिया है, साइक्लोहेक्सेन। और जब हम पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन को स्टडी करते हैं, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन ग्राफ कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इंक्रीज हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, हम एक बॉटल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक बॉटल ड्रॉ करते हैं। ये देखो एक बॉटल हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। हेनरी लॉ को और अच्छे से फिर से मैं समझाने जा रहा हूँ। एक हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, व्हाट वी हैव, कोल्ड ड्रिंक बॉटल। उस कोल्ड ड्रिंक बॉटल में ये हमारे पास क्लोज है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल क्या है, क्लोज है ऊपर से, ये देखो, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, हेनरी लॉ को मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जो पार्शियल प्रेशर लगता है वो कहाँ पे लगता है,
सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, गैसेज है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द मोल फ्रैक्शन क्या है, कंसंट्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से समझना, मींस अगर मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, या यूं कह लो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो आइए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं, और आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको। If N2 gas is bubbled through H2O at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for N2 at 293 is 76.48 किलो बार। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन के सामने है, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल को समझेंगे सबसे पहले, फिर से इसको देखिए। हमने कहा क्या बताया कि यहाँ पे एक N2 को बबल किया जा रहा है, किसी वाटर में ऐड किया जा रहा है एक तरह से 293 केल्विन पर। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, T की वैल्यू क्या है, 293 केल्विन है हमारे पास। इस टेम्परेचर पे हमने गैस N2 गैस को बबल किया, ठीक है, और डिजोल्व किया। किसमें डिजोल्व किया, गैस डिजोल्व और वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने बताया 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। ठीक है, और ये माना गया कि जो N2 जो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वो कितना है, तो पार्शियल प्रेशर जो N2 एक्सर्ट कर रही है दैट इज द 0.987 बार। कितना एक्सर्ट कर रही है, 0.987 बार। ओके, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, 0.987 बार। ओके, तो कांस्टेंट कितना हमारे पास, 76.48 किलो बार। तो इसको हम किसमें चेंज कर लें, बार में चेंज कर लें। किलो बार दिया है, बार में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 76480 बार, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, दैट इज P_N2 इज इक्वल टू KHX_N2। ओके, तो KH की वैल्यू दी है, N2 की वैल्यू दी है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी है, और मोल फ्रैक्शन से ही हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, उसकी मीन्स मोल्स निकाल सकते हैं। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मिली मोल्स ऑफ N2, मिली मोल्स ऑफ N2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मोल करेंगे तो मिली मोल्स हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो XN2 इज इक्वल टू PN2 ओवर KH। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर कितना हमारे पास, 0.987 बार ओवर 76480 बार, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बार से बार कैंसिल होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1.29 × 10⁻⁵। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन किसका आया, N2 का मोल फ्रैक्शन आया, और ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, हमें क्या मिला, मोल फ्रैक्शन की हमें वैल्यू मिली, हमें क्या मिली, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिली। ओके, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है XN2 इज इक्वल टू, दैट इज द number of mole of N2 over number of mole of N2 plus number of mole of H2O। अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 है वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, अब ऐसा करते हैं, ऊपर मिटा के फिर से इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इतना नोट करिए, उसके बाद फिर से ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। ओके, तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको लिखेंगे, दैट इज XN2 दैट इज इक्वल टू NN2 ओवर NH2O। अब हमारे पास वाटर का मोल हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें पता है, वाटर का मोल पता होना चाहिए, और नाइट्रोजन का जो मोल आ जाएगा वहां से हम मिलीमोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मतलब कैसे रीअरेंज करें, NN2 इज इक्वल टू XN2 मल्टीप्लाई बाय NH2O।
तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या है 1.29 इंटू 10 पावर -5 है। और NH2O की वैल्यू क्या है? अब NH2O की वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना था, अब याद करो सॉल्वेंट वाटर कितना था हमारे पास 1 लीटर था, सॉल्वेंट में क्या था वाटर क्या था 1 लीटर। अब हम लेंगे इसकी डेंसिटी लेकर चलेंगे 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी क्या लेकर चलेंगे 1 ग्राम पर ml। 1 लीटर इसका क्या होता है 1000 ml होता है, 1000 ml बराबर है 1000 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे 1000 ml किसके बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अब मोल निकालेंगे वाटर का, ठीक है, तो गिवन मास कितना है 1000 और मोलर मास 18, कितना आंसर आएगा 5.555। अब देखो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का मोल निकाला था यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, कितना आया 55.5 आया, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू इतनी आई है तो इसको हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगा 55.5। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 7.16 इंटू 10 पावर -4 मोल, 7.16 इंटू 10 पावर -4 मोल। ये क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। अब एक बात समझो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हमारे पास क्या आया है N2 आया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है मिलीमोल निकालना है। मिलीमोल कैसे निकलेगा, 1 मोल में कितने मिलीमोल होते हैं 1000 मिलीमोल, कितने होते हैं 1000 मिलीमोल्स होते हैं। चलिए तो हम अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा मिलीमोल आ जाएगा। ओके, तो N2 इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो इतने मिलीमोल्स बन गए। माइनस में क्या आएगा 7.16 इंटू 10 पावर -1, या लिख सकते हैं 0.716 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स किसके N2 के। तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला न्यूमेरिकल हैंडी लॉ पर, ठीक है। अब हम चलिए करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा, एंड दिस इज द solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr partial pressure is 0.01 gram per liter. The solubility in gram per liter at 750 torr partial pressure is, यहाँ पे 4 ऑप्शन दी है, और ये जो मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ ये जेई मेंस में आया हुआ है 2016 में। तो पहली ऑप्शन है 0.02, सेकंड ऑप्शन है 0.015 ग्राम, एंड नेक्स्ट है 0.0075, एंड डी ऑप्शन है 0.005। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ सॉल्युबिलिटी क्या बताई गई है। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या बताई गई है 300 केल्विन पर और 500 टॉरर पार्शियल प्रेशर। तो हम इसके पार्शियल प्रेशर और उसको हम लिखते हैं। देखिए हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सॉल्युबिलिटी कितनी दी गई है, सॉल्युबिलिटी दी गई है 0.01 ग्राम पर लीटर, 0.01 ग्राम पर लीटर। ओके, और साथ में पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है, पी की वैल्यू क्या दी है 500 टॉरर, ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि सॉल्युबिलिटी एट 750 टॉरर पर कितनी होगी, ठीक है। कह रहा है कि अगर पार्शियल प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो ये क्या है P1 और क्या कर दें P2, इसको मान लो S1, तो सॉल्युबिलिटी पूछी गई है S2 कितना हो जाएगा, किस पर P2 की बात की है। P2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 750 टॉरर, 750 टॉरर। तो 750 टॉरर पर सॉल्युबिलिटी S2 ऊपर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हमें पता करना है तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 750 टॉरर पर, ठीक है। ये है हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए। हमारे पास आंसर की हम बात करते हैं, आंसर क्या आएगा। देखिए सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी के, सीधी सी बात है। तो S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 एंड S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमारे पास है S1 इक्वल टू K P1 एंड S2 इक्वल टू K P2, अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए, अब कांस्टेंट K की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट रहते हैं तो इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और क्या तरीका है। तो K इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा S1 ओवर P1
तो S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.01 ग्राम और P1 की वैल्यू क्या है $500। ये किसकी वैल्यू है K की। अब K की वैल्यू हम क्या करें, अगर हम K की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और P2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या है 0.01 डिवाइड बाय 500, 0.01 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय $750 दिया हुआ है $750। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं, 25 2 जा 25 3 जा, दैट इज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप आंसर कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.015 ग्राम। ओके, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई 0.015 ग्राम पर लीटर में इसकी सॉल्युबिलिटी आपकी आ गई। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कितनी आई 0.015 ग्राम, मींस सेकंड ऑप्शन आपके इसमें सही है। ये 2016 में आया हुआ JEE मेन का क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ है JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्युबिलिटी के बेस पर। पहला आपका था मोल फ्रैक्शन के बेस पर, ये था सॉल्युबिलिटी के बेस पर। अब हम आपको बताएंगे मास के बेस पर, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैंने तीनों तरह से इसको डिफाइन किया था भाई। सॉल्युबिलिटी के बेस पर बताया आपको, मोल फ्रैक्शन के बेस पर बताया और किसके बेस पर बताया, मास के बेस पर बताया। तो दो तरह से न्यूमेरिकल तो हो गए हैं, सॉल्युबिलिटी के बेस पर हो गया और इसके मोल फ्रैक्शन के बेस पर हो गया। अब हम बात करेंगे मास के बेस पर, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 power minus 2 gram of ethane, what shall be the partial pressure of gas? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इथेन गैस की बात की जा रही है और बताया जा रहा है इथेन गैस की, इथेन गैस की अगर हम अमाउंट बढ़ा देते हैं तो उसके पार्शियल प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, दैट इज 1 बार। ओके, पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है P1 ले लेते हैं, P1 इथेन कितना दिया गया है 1 बार दिया गया है। कितना दिया है 1 बार दिया है। ओके, मास दिया है, मास M1 ले लेते हैं, M1 की वैल्यू कितनी दी गई है, कंटेन 6.56 into 10 power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन, 6.56 into 10 power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन, इतना ग्राम इथेन दिया हुआ है। और कह रहा है कि अगर इसी सोल्यूशन में हम और क्या करें, अगर हमारे पास कितना इथेन हो, मीन्स M2 की वैल्यू बताई है, अगर M2 हमारा कितना हो जाए 5 into 10 power minus 2, 5 into 5.00 into 10 power minus 2 ग्राम, अगर इतने ग्राम हमारे पास इथेन हो जाए, व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मीन्स P2 कितना होगा, P2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ये बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P या M इक्वल टू K into P। हमें दिया क्या क्या है, P1 भी दिया है और M1 भी, तो हम इसको लिख लेते हैं M1 और P1। ठीक है, M1 कितना दिया है हमारे पास 6.56 into 10 power minus 3 इक्वल टू K, और P1 कितना दिया है 1 बार दिया है, कितना दिया है 1 बार दिया हुआ है। ठीक है, into 1, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ गई, K की वैल्यू गई 6.56 into 10 power minus 3। ठीक है, ये हमारे पास K की वैल्यू आई, K की वैल्यू आ गई। अगर K की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाती है तो अब इसको समझना है कि हम इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो हम लिखेंगे M2 इक्वल टू K into P2, तो K की वैल्यू हमें पता है और हमें क्या पता करना है P2, तो P2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, M2 over K, किसके बराबर हो जाएगा, M2 over K के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब M2 हमारे पास है, यहाँ पे क्या हमारे पास M2 कितना है हमारे पास 5.00 into 10 power minus 2 डिवाइड बाय 6.56 into 10 power minus 3, तो हमारे पास क्या आएगी, इसको कैलकुलेट करने पर P2 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो और P2 कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है 7.62 बार। कितना है 7.62 बार। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है वो 7.62 बार आ जाता है अगर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये था मास पर बेस्ड क्वेश्चन, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। हेनरी लॉ, उसके 3 न्यूमेरिकल अलग अलग कंसेप्ट पे, तीनों न्यूमेरिकल हमने आपको बताएं।
अगला जो हमारा जो वीडियो होगा वो होगा आपका हेनरी लॉ के एप्लीकेशन और लिमिटेशन के बेस पर, और साथ में हम राउट्स लॉ भी इसके बाद बताएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि डेली अपलोड आप करें वीडियो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे हौसले बुलंदी के लिए आप उसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ठीक है, आपके लिए ही हम परेशान हैं ताकि आप अच्छा पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है आप जैसे कि जानते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए घर पे, क्योंकि लॉकडाउन अनप्रेडिक्टेबल है, कब तक चलेगा। ठीक है, स्कूल कब तक ओपन होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।